हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेब गुरुकुल में। कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम था। आज हम लोग कोशिका के बारे में पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कोशिका के बारे में कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। आइए आज हम लोग समझते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या है। एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिका का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले कोशिका विभाजन के बारे में 1855 ईस्वी में बिरचो ने बता दिया था। इसने बताया तो बिरचो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले 1855 ईस्वी में बताया था, ठीक है। कोशिका विभाजन होता क्या है? तो एक कोशिका से दूसरी नई कोशिका का निर्माण होना, दो या दो से अधिक नई कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है। कोशिका विभाजन की हम बात करेंगे तो जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा होता है और पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जंतु में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो सेंट्रोसोम द्वारा होता है, सेंट्रोसोम द्वारा। पादप में होता है सेल प्लेट द्वारा, सेल प्लेट द्वारा कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। अब कोशिका जो एक ही कोशिका से दो नई कोशिका जब बन जाएगी तो उसे हम कोशिका विभाजन कहेंगे। कोशिका विभाजन बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है, तो असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इसको इंग्लिश में एमाइटोसिस कहते हैं और इसको माइटोसिस कहते हैं और इसको मियोसिस कहते हैं, मियोसिस, ठीक है। अब इन तीनों कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। असूत्री विभाजन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि असूत्री विभाजन किसे कहते हैं। असूत्री विभाजन किसमें होता है, तो सिर्फ जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीवाणुओं में और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इधर असूत्री विभाजन, जीवाणु, विषाणु एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब इसमें असूत्री विभाजन होता कैसे है, तो एक कोशिका होती है, ठीक है। ये कोशिका धीरे धीरे बीच में से धंसना चालू होने लगती है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक लाइट हम कोई नहीं, चमक कहाँ पे हो रहा है, ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक कोशिका से धीरे धीरे ये कोशिका में बीच में से धंसना चालू हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये दो कोशिका में विभाजन हो जाता है, जिसे हम असूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने फिगर के द्वारा समझाया कि पहले एक कोशिका था, ये बीच में से धंसना चालू हो गया और धंस करके दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर लिया, जिसे हम असूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायिक कोशिका में होता है, काया यानी कि शरीर में होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका किसे कहते हैं, तो हम शरीर को कहते हैं कायिक कोशिका, ठीक है। जनन जनन कोशिका नहीं, कायिक, शरीर को, ठीक है। शरीर को क्या कहते हैं, कायिक कोशिका। यानी हम अपने शरीर को काया भी कह सकते हैं, तो काया में ही ये समसूत्री विभाजन होता है। अब इसी को हम लोग समझेंगे कि समसूत्री विभाजन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बाकी सबको भी मिटा देते हैं, बाकी सबको बाद में समझेंगे। चलिए आइए, अभी हम बात करते हैं दूसरा जो था समसूत्री विभाजन, जिसे हम इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो बेसिकली 5 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला कौन सा, पहला होता है
इंटरफेज अंतरावस्था, अंतरावस्था जिसे हम इंग्लिश में इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज अंतरावस्था, पहला कौन सा होता है? इंटरफेज अंतरावस्था। ठीक है, अंतरावस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है। इस अंतरावस्था को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन? पहला जो होता है उसे कहते हैं हम लोग पश्च सूत्री, पश्च सूत्री अंतरावस्था, अंतरावस्था, पश्च सूत्री अंतरावस्था। दूसरे को कहते हैं संश्लेषण, संश्लेषण अंतरावस्था। और तीसरा जो होता है वो होता है पूर्व सूत्री अंतरावस्था। ठीक है, हम कॉमा देने का मतलब वही चीज सेम लिखे हैं। ठीक है, अब हम पश्च सूत्री को G1 फेज भी कहते हैं। पश्च सूत्री को क्या कहते हैं? G1 फेज। और संश्लेषण अवस्था को एस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एस फेज। और इसे G2 फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन करेगा वो लगभग आप लोगों से G1 और G2 फेज से करेगा। ठीक है, हमने ये देख रहा था, मैं देख रहा था कि ये माइक चल रहा है नहीं। ठीक है, चलिए G1 जो फेज है इसे हम पश्च सूत्रीय अंतरावस्था कहते हैं। एस को हम लोग कहते हैं संश्लेषण अंतरावस्था और पूर्व सूत्रीय अंतरावस्था को G2 फेज कहते हैं। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन करेगा वो आप लोगों से G1 एस फेज या फिर G2 से करेगा। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? तो अंतरावस्था होती है, जो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। तो जो G1 फेज होता है इसमें क्या होता है और इसे कैसे कहेंगे कि ये G1 फेज है? ठीक है, तो G1 फेज जो होता है इसमें केंद्रक, क्रम केंद्रक नहीं, कोशिका, केंद्रक लिख दिया सॉरी, कोशिका का वृद्धि, कोशिका का वृद्धि क्रमबद्ध तरीके से लगातार होने लगता है। ठीक है, G1 फेज की जब हम बात करेंगे तो कोशिका जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से लगातार बढ़ने लगता है, जिसे हम G1 फेज कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो फेज होता है एस, जिसे हम कहते हैं एस फेज, इस फेज में डीएनए का निर्माण होने लगता है, डीएनए का निर्माण होने लगता है। अब कितने लोग पूछेंगे कि सर डीएनए क्या होता है? तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग डीएनए के बारे में चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को डीएनए के बारे में समझना है तो पिछला सेशन का वीडियो आप लोग चेक कीजिएगा, देखिएगा, उसमें डीएनए के बारे में आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि G1 फेज में कोशिका का लगातार वृद्धि यानी कोशिका बड़ा होने लगता है। ठीक है, दूसरा जो एस फेज होता है इसमें डीएनए का निर्माण होने लगता है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो कोशिका के अंदर ही होता है। ठीक है, अब डीएनए के अंदर हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है कि गुणसूत्र होता है। तो G2 फेज में गुणसूत्र का निर्माण होने लगता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र का निर्माण होने लगता है। ठीक है, ये तीनों फेज की अलग अलग अवधारणा है, जिसे हम आप लोगों को समझाया कि पहला जो G1 फेज है इसमें कोशिका का वृद्धि होने लगता है यानी कोशिका बढ़ने लगता है। इस फेज में डीएनए का निर्माण होने लगता है। ठीक है, और G2 फेज जो होता है इसमें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का निर्माण होने लगता है। ठीक है, ये अंतरावस्था इंटरफेज के बारे में हम लोग समझे, सबसे बड़ी अवस्था यही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन में पहली अवस्था ये थी। दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है प्रोफेज पूर्वावस्था। ठीक है, नीचे हम वीडियो के ये फोटो पहले ही बना चुके हैं। उसके बाद ये जो है दूसरा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला है तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, एक एक करके हम सबके बारे में समझते हैं। पहला हम आप लोग को समझा चुके हैं। ठीक है, पहले आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया अंतरावस्था। चलिए आइए हम दूसरी पूर्वावस्था की बात करते हैं, प्रोफेज की। ठीक है, प्रोफेज की जब हम बात करेंगे तो प्रोफेज आप लोग को फिगर के वाइज हम दिखा चुके हैं। ठीक है, इसमें जो होता है सबसे पहले तुर्क धागा का निर्माण होने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा तुर्क धागा का निर्माण होने लगता है। हमें इसके ऊपर यहाँ पर सबके डायरेक्शन देकर के लिख देते हैं। ठीक है, इसमें तुर्क तंतु जिसे हम धागा कहते हैं या फिर इंग्लिश में स्प्लिंडर फाइबर, स्प्लिंडर फाइबर। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे पूर्वावस्था की
यानी कि प्रोफेज की, तो इसमें स्प्लिंडर फाइबर यानी कि तुर्क तंतु का निर्माण होने लगता है। तुर्क तंतु एक पतली धागा की संरचना के समान होती है, ठीक है। और इसमें गुणसूत्र जो होता है संघनित होकर के ठोस गुणसूत्र में बदलने लगता है, ठीक है। गुणसूत्र जो होता है ये आपस में संघनित होकर के ठोस गुणसूत्र में बदलने लगता है, ठीक है। और ये जो गुणसूत्र होता है वो तुर्क धागा से जुड़े हुए रहता है, ठीक है। किस फेज में? तो पूर्वावस्था में। हमने इसमें क्या क्या बताया, एक तो तुर्क तंतु यानी कि तुर्क धागा का निर्माण होने लगता है, और दूसरा इसमें क्या बताया, गुणसूत्र जो होता है वो संघनित होकर के ठोस गुणसूत्र में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है। और ये गुणसूत्र तुर्क धागा से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये हम किस फेज की बात कर रहे हैं? तो पूर्वावस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे जब मध्यावस्था की बात करेंगे, तो इस अवस्था में आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमने फिगर बनाया है, ये जो है तुर्क धागा है, ठीक है। तो इस अवस्था में तुर्क धागा का निर्माण पूर्ण रूप से हो चुका होता है, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस बिंदु को हम लोग गुणसूत्र के बीच वाला जो बिंदु है इसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। अब काइनेटोकोर क्या होता है? ये गुणसूत्र के बीच में भाग में बंधा हुआ होता है, ठीक है। इसी काइनेटोकोर से ये संतति गुणसूत्र जो होता है अर्ध गुणसूत्र से जुड़ा हुआ होता है, जो जिसे हम तुर्क धागा कहते हैं, जिसे हम स्प्लिंडर फाइबर कहते हैं, ठीक है। जो ये आप लोग को ये धागा दिख रहा है बीच में से, ये इसी से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। मध्यावस्था आप लोगों सब लोगों को समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मध्यावस्था क्या होता है? मध्यावस्था में तुर्क धागा जिसे हम स्प्लिंडर फाइबर कहते हैं या फिर तुर्क तंतु कहते हैं, इसका निर्माण पूर्ण रूप से हो चुका होता है, ठीक है। और गुणसूत्र के संघनित होने का कार्य भी पूर्ण हो चुका होता है, ठीक है। गुणसूत्र पूर्ण रूप से संघनित हो चुका होता है, ठीक है। इसलिए गुणसूत्र को हम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये आसानी से हम देख लेते हैं। जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख लेते हैं, इसीलिए हम इस अवस्था को अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था कहते हैं। किसको? तो मध्यावस्था को। अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है? तो मध्यावस्था। इसमें जो क्रोनेटोकोर होता है, इसी बिंदु से ये जो तुर्क धागा है ये संतति गुणसूत्र से मिला हुआ होता है। अर्ध गुणसूत्र जो होता है किससे मिला होता है? संतति गुणसूत्र से मिला हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये हम मध्यावस्था के बारे में समझे, मेटाफेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगली अवस्था जो होती है वो होती है पश्चावस्था, ठीक है, जिसे हम एनाफेज कहते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है उसके बिंदु यानी गुणसूत्र बिंदु जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सब लोग समझिएगा कि गुणसूत्र बिंदु जो होते हैं वो विखंडित हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं आपस में, ठीक है। जब ये विखंडित हो जाते हैं तो ये गुणसूत्र है ये अपने ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब हम पश्चावस्था की बात करेंगे जिसे हम एनाफेज कहते हैं, तो इस फेज में जो ये गुणसूत्र है इसके बिंदु गुणसूत्र बिंदु जो होते हैं वो विखंडित हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, ठीक है। और जब ये टूट जाते हैं तो टूटने के बाद ये अर्ध गुणसूत्र ध्रुव की ओर चले जाते हैं। किस अवस्था की बात कर रहे हैं? तो पश्चावस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो गुणसूत्र है वो कहाँ चले जाते हैं? वो ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अंत्यावस्था जो होती है जिसे हम टेलोफेज कहते हैं, इस अवस्था में कोशिका के विभाजन का कार्य पूर्ण हो चुका होता है, ठीक है। और जो ये गुणसूत्र है ये आपस में मिल चुके होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं इस फेज में, ठीक है। और गुणसूत्र के ऊपर से केंद्रिका झिल्ली बन जाता है, ठीक है। किस अवस्था में? तो टेलोफेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं इस अवस्था में, तो अंत्यावस्था में जिसे हम टेलोफेज कहते हैं। और जब ये दिखाई नहीं देते हैं तो इसके ऊपर से एक केंद्रिका झिल्ली बन जाता है, ठीक है। किस फेज में? टेलोफेज में। और इसमें कोशिका के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं, हो चुके होते हैं, और कोशिका के सभी अंग ध्रुव की ओर चले भी गए हो चुके होते हैं, और कोशिका का विभाजन का कार्य पूर्ण हो चुका होता है, ठीक है, जिसे हम अंत्यावस्था कहते हैं। ये अंतरावस्था है। इसके बाद दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है कोशिका, जिसे हम अंतरावस्था कहते हैं, जो हम पहले यहाँ पर समझ चुके हैं अंतरावस्था, ठीक है। अंतरावस्था में 3 भाग में हम बांटते हैं अंतरावस्था को। पश्च सूत्रीय अवस्था जिसे हम जीवन फेज कहते हैं, दूसरे को S1 फेज कहते हैं जिसे संश्लेषण अवस्था कहते हैं, और तीसरे को पूर्व सूत्रीय अवस्था कहते हैं जिसे हम G2 फेज कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग को हम समझा चुके हैं कि G1 फेज में कोशिका का वृद्धि होता है, यानी कोशिका धीरे धीरे बड़ा होता है। इस फेज की बात करेंगे तो DNA का निर्माण होता है, ठीक है। और G2 फेज की बात करेंगे तो गुणसूत्रों का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद हम पूर्वावस्था भी आप लोगों को समझा चुके हैं। पूर्वावस्था में तुर्क धागा का निर्माण होने लगता है, और इसमें गुणसूत्र संघनित होकर के ठोस गुणसूत्र में परिवर्तित होने लगता है, और यह गुणसूत्र जो होता है ये तुर्क धागा से जुड़े हुए होते हैं। किस अवस्था में? तो पूर्वावस्था में, ठीक है।
उसके बाद जब हम बात करेंगे मध्यावस्था की, तो इसमें गुणसूत्र अभी ठोस गुणसूत्र में संघनित हो रहे थे, और इसमें जो गुणसूत्र है ये संघनित हो चुके होते हैं, ठीक है, और संघनित होकर के अलग अलग दिखाई देते हैं सूक्ष्मदर्शी से देखने पर। तो ये अलग अलग दिखाई देते हैं, इसीलिए अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है, तो मध्यावस्था। अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था मध्यावस्था, जिसे हम मेटाफेज कहते हैं। इसी फेज के बारे में बात करेंगे, तो इसमें तुर्क धागा का निर्माण पूर्ण रूप से हो चुका होता है, ठीक है, इसलिए इसे हम अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था कहते हैं, क्योंकि हम इसमें आसानी से गुणसूत्र को देख सकते हैं, इसके आकार को देख सकते हैं, इसकी आकृति को हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद पक्षावस्था, जिसे हम एनाफेज कहते हैं, इसमें गुणसूत्र का जो बिंदु होता है, जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, ये विखंडित हो चुका होता है, और विखंडित होकर के गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम पश्चावस्था कहते हैं। और इसके बाद अंत्यावस्था में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है वो मिल करके आपस में दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई देना बंद हो जाते हैं। गुणसूत्र इस अवस्था में दिखाई नहीं देते हैं, किस अवस्था में, तो अंत्यावस्था में। इसमें गुणसूत्र जब दिखाई नहीं देते हैं तो गुणसूत्र को ऊपर से एक केंद्रिका झिल्ली बन जाता है, और ये सभी विभाजन का कार्य इसमें पूर्ण हो चुका होता है, और सब कोशिका के सभी अंग इसमें बन चुके होते हैं, जिसे हम अंत्यावस्था या फिर टेलोफेज कहते हैं, ठीक है। और टेलोफेज के बाद जो दो अलग अलग कोशिका बन जाती है उसे हम अंतराफेज कहते हैं, जो हम पहले यहाँ पर पहले फेज में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये था कोशिका विभाजन, ठीक है, जिसे हम दो भागों में भी समझे हैं। पहला क्या था, असूत्री विभाजन, और दूसरा क्या था, समसूत्री विभाजन, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अर्धसूत्री विभाजन, जो आगे के सेशन में कल वाले वीडियो हम लोग देखेंगे। अब आप लोगों के लिए डेली वीडियो हम एक एक करके लाया करेंगे, ठीक है। आज का जो सेशन था यहीं तक समाप्त होता है, इसके बाद हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।